जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब? ठीक है, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और यूपी टेट का देखिएगा, यूपी टेट का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, यानी थर्ड प्रैक्टिस सेट है, सॉरी थर्ड प्रैक्टिस सेट है आप लोग। और 3 टॉपिक वाइज वीडियोस बना चुका हूँ और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाने में बहुत समय लगता है। वहाँ जहाँ पहले था वहाँ पे टीम थी, ठीक है, टाइपिस्ट मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी इस समय मुझे सब कुछ करना है स्वयं को, तो इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है और ज़्यादा कंटेंट भी नहीं दे पा रहा हूँ। और डेली जो वहाँ पे एक प्रैक्टिस कराता था ना, उसी प्रकार से एक प्रैक्टिस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट आपको मिलेगा, जो कुछ भी पढ़ाऊँगा उसका PDF आपको इस संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा, स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहले देखिएगा, हरि रिह में संधि विच्छेद क्या है, आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पर जो विसर्ग है, विसर्ग को र हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? विसर्ग संधि होगा इसमें, निस्संदेह विसर्ग संधि होगा। और जब हम विसर्ग को र करते हैं तो उसका क्या नियम है, अगर हम उसको देखें तो देखिएगा, उसका नियम यह है कि देखिएगा, विसर्ग से पहले यहाँ पर अ और आ भिन्न स्वर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाद में अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए, तो तब आप विसर्ग का र कर देते हैं। सिंपल कंसेप्ट, इसको समझ लीजिएगा अभी फिलहाल। और इसका जो आंसर हो जाएगा संधि विच्छेद हरि इह, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरि रिह यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, त्रिवर्ग में होते हैं, 3 वर्ग में कौन से आते हैं, आपसे पूछ रहा है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ये नहीं आता है। और धर्म, अर्थ, काम, इनको हम त्रिवर्ग कहते हैं। इसी प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अगर इसी में हम मोक्ष को अगर समावेश कर देंगे तो इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर पूछता है। ब्रह्मचर्य, अगृहस्थ, वानप्रस्थ, ये क्या है? आश्रम है। ठीक है, आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर संन्यास एक आश्रम छूट गया है। ठीक है, बाल्यावस्था, कौमारावस्था और यौवनावस्था और वृद्धावस्था, अवस्थाएं भी 4 होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण से इसको रख दिया हूँ, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। 81 को संस्कृत में लिखते हैं एकशीतिः, एकोनाशीतिः, एकाशीतिः या अशीति एकः। तो देखिएगा, 81 को हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एकाशीति ही हम लिखते हैं। ठीक है, यानी एक का मतलब एक और अशीति का मतलब 80। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों मिलाने पर क्या हो जाएगा? 81 बन जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी थर्ड। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। देखिएगा, प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अल प्रत्याहार में सभी वर्ण समावेश किए जाते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों ही यहाँ पर अल प्रत्याहार में समावेश किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे अच्छे से। और बाकी आपको पता है कि अच से केवल स्वर का बोध होता है, स्वर का बोध कराता है अच। और हल जो है व्यंजन का बोध कराता है। बाकी यहाँ जो आपसे सवाल पूछ रहा है, जो जस है ना, ये जो जस है, जस से हम तृतीय वर्गीय व्यंजन का बोध करते हैं, थर्ड वर्गीय व्यंजन का बोध होता है। तो इसके अंतर्गत हम ज, ब, ग, ड और द, है ना, तो ये 5 वर्णों को समावेश करते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, आख्यायिका है। आख्यायिका किसे कहते हैं? देखिएगा, बात करते हैं आख्यायिका की, तो गद्य काव्य के 2 भेद होते हैं, कथा और आख्यायिका के रूप में। कथा और आख्यायिका के रूप में। ठीक है, ये जो आख्यायिका एक प्रकार की काव्य की विधा है, गद्य काव्य की विधा है संस्कृत की। ये जो हर्षचरितम है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम गद्य काव्य इसको कहा जाता है संस्कृत का, ध्यान रखिएगा। प्रथम गद्य काव्य नहीं, सॉरी, प्रथम आख्यायिका ग्रंथ कहलाता है ये हर्षचरितम, ध्यान रखिएगा। और ये बाणभट्ट की रचना है। किसकी रचना है?
बाणभट्ट की रचना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दश कुमार चरितम और मृक्षकटिकम कादम्बरी, ये दोनों देखिएगा, दश कुमार चरितम कथा है, मृक्षकटिकम प्रकरण है, कादम्बरी भी यहाँ पर क्या है, कथा है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दश कुमार चरितम के रचनाकार कौन हैं? तो दश कुमार चरितम के रचनाकार कौन हैं? तो दंडी हैं। इसी प्रकार से इस पुस्तक को लेकर के एक सवाल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 10 कुमारों का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? 10 कुमारों का वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? अगर आपसे सवाल पूछता है तो 10 कुमारों का जो चरित्र का वर्णन 10 कुमार चरितम में प्राप्त होता है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम ही 10 कुमार चरितम पड़ा है। ठीक है। माघ जो है शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। भारवी किरातार्जुनीयम के और कालिदास की टोटल रचनाएं कितनी हैं? तो 7 रचनाएं हैं टोटल। ठीक है, और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानम पद में प्रत्यय कौन सा है? देखिएगा, अगर आपसे पूछता है ज्ञानम, अगर आपसे पूछता है मानम, ठीक है, तो अगर ऐसे, और दानम, ठीक है, ये सभी के सभी शब्द यहाँ पर ल्युट प्रत्यय से बना हुआ होता है। ल्युट प्रत्यय से बने हुए पद को हम, ठीक है, ये कृदंत प्रत्यय है, और ल्युट प्रत्यय से बने हुए पद भावार्थ यानी भावार्थ में प्रयुक्त होता है ये ल्युट प्रत्यय, और ये हमेशा ल्युट प्रत्यय से बने हुए पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। 3 बात ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ल्युट प्रत्यय एक कृदंत प्रत्यय है, और ल्युट प्रत्यय भावार्थ में प्रयुक्त होता है। किसमें? भावार्थ में प्रयुक्त होता है। और ल्युट प्रत्यय से बने हुए पद नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्ञानम, मानम, दानम, पठनम, लेखनम, हसनम, करणम, गमनम, ये सब के सब क्या है? यहाँ पर ल्युट प्रत्यांत पद है, और ये सभी के सभी अगर आपसे लिंग पूछा जाता है तो यहाँ पर नपुंसक लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सह बालकान पश्यति, सह डैश बालकान पश्यति, उचित विकल्प चुनिए, आपसे पूछ रहा है। तो चत्वारः यानी 4, और देखिएगा इनका मतलब सभी का मतलब 4 होता है, लेकिन यहाँ पर विकल्प आपको देखना है। देखिएगा यहाँ पर आपसे विशेष्य विशेषण संबंध जानना चाह रहा है, विशेष्य और विशेषण संबंध को जानना चाह रहा है। ध्यान रखिएगा, विशेष्य के अनुसार ही हम यहाँ पर संस्कृत में विशेषण का प्रयोग करते हैं। यदि विशेष्य, ठीक है, वो पुल्लिंग में है, जैसे यहाँ पर देखिएगा जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य, और जो विशेषता बताए वो विशेषण। ध्यान रखिएगा, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदरः बालः, देखिएगा सुंदरः बालः, ये उदाहरण है एक। ये बाल क्या है? विशेष्य है, और सुंदर यहाँ पर क्या है? विशेषण है। यानी ये जो सुंदर पद है बालक की विशेषता को बतला रहा है, ठीक है, और किसकी विशेषता बतला रहा है? बालक की विशेषता को बतला रहा है। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर बालकान में क्या है? द्वितीया बहुवचन है ना। इसी प्रकार से हमको 4 शब्द का भी द्वितीया बहुवचन का रूप ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? चतुरः हो जाएगा। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धेनु किस विभक्ति का रूप है? आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा धेनु शब्द की बात करें तो ये धेनु का मतलब होता है गाय होता है, ठीक है। तो ये उकारांत यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इसका जो यहाँ पर धेनु पद जो बनेगा वो द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में बनता है, द्वितीया के बहुवचन में ये धेनु पद बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाश्वेता किस ग्रंथ के प्रमुख पात्र हैं? महाश्वेता किस ग्रंथ के प्रमुख पात्र हैं? आपसे सवाल पूछ रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी और शिवराज विजय और मेघदूतम। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला क्या हैं? दुष्यंत और शकुंतला नायक नायिका हैं, ध्यान रखिएगा। और कादम्बरी में चंद्रापीड़ और कौन? कादम्बरी नायक नायिका हैं, ध्यान रखिएगा, कादम्बरी। और शिवराज विजयम के नायक कौन हैं? शिवाजी हैं, ध्यान रखिएगा। और मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी की प्रणय कथा को दर्शाया गया है। ये तो बहुत प्रमुख मतलब पात्र हैं जिसको नायक नायिका के तौर पर हम देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो कादम्बरी है, कादम्बरी में महाश्वेता वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध होने के कारण से इस सवाल को पूछा गया है। महाश्वेता वृत्तांत, महाश्वेता वृत्तांत, ठीक है ना।
तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है और मैं देख रहा था 6th 7th 8th में ये कुछ इस प्रकार की मतलब अवधारणाएं लगाई गई हैं, इसलिए तो ये सवाल बहुत बनने की चांसेस मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। डैश किम कर्तव्यम रिक्त स्थान में अव्यय होगा। तो देखिएगा डैश किम कर्तव्यम, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम किस प्रकार से अव्यय का प्रयोग करेंगे, तथा या फिर अपि या फिर यथा या फिर अधुना। अधुना का मतलब होता है अभी और तथा और यथा, है ना, मतलब यथा इस प्रकार से, तथा यानी उस प्रकार से, अपि का मतलब होता है भी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अगर हम कहें कि तथा यानी उस प्रकार से क्या करना चाहिए, ये तो गलत बन रहा है सेंटेंस, है ना। अपि यानी अपि लगाएंगे तो अपि क्या करना चाहिए यानी भी क्या करना चाहिए, ये भी वाक्य गलत बन रहा है। यथा भी गलत बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधुना किम कर्तव्यम, अभी क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, इसका अर्थ होगा। निरोग पद में उपसर्ग कौन सा है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे ये उपसर्ग की दृष्टि से तो है ही, साथ साथ में ध्यान रखिएगा ये जो पद है विसर्ग संधि के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल है। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। र के बाद में र होने पर इस र का लोप होता है और इसका दीर्घ होता है, तो इस प्रकार से निरोग बनता है। तो यहाँ पर निर उपसर्ग यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं तब तक। जे तुम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पर जी और तुमन यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय है। और सवाल पूछता है कि तुमन प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो के लिए इस अर्थ में तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। संस्कृत भाषा में लिंग तथा वचन होते हैं। ठीक है, लिंग पूछता है तो 3 लिंग हैं, वचन पूछता है तो वचन कितने हैं, 3 हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कारक पूछता है तो कारक कितने हैं, तो कारक 6 हैं। और विभक्ति अगर आपसे पूछता है तो विभक्ति कितने हैं, तो विभक्ति 7 हैं, ध्यान रखिएगा। समास अगर आपसे पूछता है तो समास 6 मानेंगे, क्योंकि आपके SCERT के पाठ्यक्रम में 6 समास दिए गए हैं, इसलिए आपको 6 समास मानना जरूरी होगा। तो यहाँ पर लिंग कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 लिंग हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। किसी बालक के लिए संस्कृत भाषा सीखने की आधारभूत इकाई क्या है। आधारभूत इकाई यानी भाषा की सबसे आधारभूत जो इकाई होता है वो अक्षर ज्ञान होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वर्ण, वर्ण के बाद पद, है ना, पद के बाद वाक्य निर्माण, है ना। ठीक है, वाक्य निर्माण के बाद में अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भाषा सीखने की जो आधारभूत इकाई है ना, वर्ण को ही हम अक्षर कहेंगे, तो इसलिए अक्षर ज्ञान आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुह धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। आपसे पूछ रहा है कि दुह धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन का रूप क्या है, तो यहाँ पर बनता है दोग्धी रूप बनता है, ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और दुह एक देखिएगा द्विकर्मक धातु है, ध्यान रखिएगा, द्विकर्मक धातु है, इसमें 2 कर्म होते हैं। जैसे आपने अकथितम च सूत्र के अंतर्गत 16 द्विकर्मक धातुओं को पढ़ा है आपने, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पर गलत हो जाएंगे, आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल। नाविकः का संधि विच्छेद है। नाविकः का संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहले नाविका में संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि। और अयादि संधि का सूत्र कौन सा है, तो देखिएगा एचो यवा यावह इसका क्या है, सूत्र है। एचो यवा यावह इसका क्या है, सूत्र है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बनेगा नौ धन इकह नाविकः, ध्यान रखिएगा, नौ धन इकह नाविकः। 9 में देखिएगा न और औ है और पीछे इकह है ना, तो ऐसे में औ के स्थान पर आप क्या कर देते हैं, आव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न और आव और इक मिला देंगे तो बनेगा नाविकः बन जाएगा। ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, नोट करिएगा अच्छे से इसको। बाकी देखिएगा अगले सवाल को। अवगुणः किसका विलोम है, तो गुणः का विलोम क्या हो जाएगा, अवगुणः हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। अक्षी का मतलब होता है आँख होता है, इसको कहीं मच्छी से मत जोड़ लेना, ठीक है ना, ध्यान रखिए इसको। अक्षी है ना, अक्षी का मतलब आँख होता है। तो यहाँ का दृक् का मतलब भी आँख हो जाएगा। कुंतल का मतलब होता है बाल यानी केस, केस को हम कुंतल कहते हैं। द्विरथ का मतलब होता है हाथी।
और आचार्य का मतलब होता है टीचर, जो आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दृक् आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बानरों के लिए देखिएगा, बानरों के लिए केले देता हूँ, बानरान कदली फलानी ददाती। देखिएगा, देता हूँ, ददामी, देने के लिए ददामी, है ना। और बानरों के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर बानरों के लिए में आप क्या करेंगे, कौन सी, किस कारक का प्रयोग करेंगे, संप्रदान का। तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिएगा चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर क्या, कहाँ पर है, चतुर्थी विभक्ति देखिएगा इन दो पदों में है ना। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर बानरों के लिए, यहाँ पर बहुत सारे बानर है ना, इसलिए यहाँ पर ये एक वचन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कदली फलानी ददामी, बानरों को केले देता हूँ, है ना, बंदरों को केले देता हूँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, अगले सवाल को देखिएगा। अयम लता अस्ति, यह लता है। अब यहाँ पर बताएगा इसका शुद्ध हम किस प्रकार से करेंगे। देखिएगा लता यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, और यहाँ पर अयम जो शब्द है ये पुल्लिंग का है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाक्य गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इयम लता अस्ति, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह लता है, इयम शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं और लता यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, और यहाँ पर तत् लता अस्ति ये गलत है, और इदम लता अस्ति ये भी गलत है, और सा लता अस्ति ये भी गलत है। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इयम लता अस्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शीलम परम भूषणम, कहा कि शीलम परम भूषणम, यानी चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। क्या कहा, चरित्र ही सबसे बड़ा आभूषण है। तो यहाँ पर ये जो ग्रंथ है नीति शतक से लिया गया है। ये जो श्लोक हैं, ये जो पंक्ति हैं, इसी प्रकार से मूर्खस्य नास्त्यौषधम, और कहा कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, और ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। ठीक है, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, सत्संगति मतलब पुरुषों को क्या से क्या नहीं करती है। ये सारा जो पंक्तियां हैं ये सब यहाँ पर नीति शतक से है, जो भी मैंने आपको बताया एक जगह लिख करके रखिएगा, बहुत फेमस पंक्तियां थी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिएगा, रस संप्रदाय के जन्मदाता हैं। रस संप्रदाय के जन्मदाता कौन है, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि हैं, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि हैं। ठीक, और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसी प्रकार से कुंतक कौन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के मतलब प्रवर्तक कौन है, वक्रोक्ति के कुंतक हैं। मम्मट किसके हैं, तो मम्मट जो है ध्वनि प्रतिष्ठापन परमाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और नेक्स्ट, और मम्मट का जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य प्रकाश है। ध्यान रखिएगा, क्या, काव्य प्रकाश, बहुत फेमस ग्रंथ है मम्मट का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वयम ग्रामम गच्छामः, वयम ग्रामम गच्छामः, इस वाक्य को आपको कर्मवाच्य में ट्रांसलेट करना है। तो वयम यहाँ पर क्या है, प्रथमा बहुवचन का रूप है ना। तो अहम, आवाम, वयम इस प्रकार से बनेगा। तो इसको आप तृतीया बहुवचन में ले जाएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा क्या, अस्माभिः बनेगा। तो अस्माभिः वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। पीछे को देखने की जरूरत ही नहीं है ऐसे में। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, पीतः में प्रकृति प्रत्यय होगा। देखिएगा, पीतः में प्रकृति प्रत्यय आपसे पूछ रहा है, तो पा धातु है ना, और यहाँ पर त प्रत्यय हो जाएगा पीतः। ठीक है, और पा धातु को ही पीवा आदेश होता है। ध्यान रखिएगा, पीवा आदेश होता है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे अच्छे से, और पीबती इसका लट लकार में रूप बनता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द्वे इस पद का विशेष्य क्या होगा। द्वे यहाँ पर क्या है, विशेषण है। संख्यावाची शब्द हमेशा विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। संख्यावाची शब्द विशेषण के तौर पर काम करते हैं, विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और यहाँ पर द्वे का विशेष्य क्या बनेगा। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे
संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कहा कि भारत की दो ही मतलब सम्माननीय चीज़ें हैं, संस्कृत और संस्कृति यहाँ की, ठीक है। एक तो संस्कृत भाषा, दूसरी यहाँ की संस्कृति। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा प्रतिष्ठे हो जाएगा, बहुत फेमस पंक्ति से लिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और इस कारण से ही ये प्रश्न बहुत फेमस हुआ है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, हे लते इह आगच्छत, इह आगच्छ, हे लते इह आगच्छ, हे लता यहाँ आओ, रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है? ये जो लता पद में यहाँ पर क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो लता शब्द का या फिर रमा शब्द का जो रमे रूप बनता है ना, ये जो रमे रूप बनता है और ऐसे चिन्ह जहाँ पर हो तो इसको आप संबोधन मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, संबोधन। और संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा, स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। देखिएगा, कादयो, मावसाना, मावसाना, मावसानाः, स्पर्शाः, स्पर्शाः, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श संज्ञक होते हैं, ठीक है। तो यानी क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण होंगे, क से म तक के जो वर्ण होंगे यानी वर्गीय जो व्यंजन होंगे, इन वर्गीय व्यंजनों की संज्ञा क्या है? तो स्पर्श संज्ञा है, ठीक है। इन्हीं को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो स है ना, ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? दिए गए में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जटिल सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और ज्ञान से वैराग्य की ओर। देखिएगा, कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, जैसे आप देखिएगा अगर आपने बीएड किया हो, है ना, तो बीएड की अगर आपको स्मृति हो तो जब आप पढ़ाते हैं तो पूर्व ज्ञान के साथ में, पूर्व ज्ञान के साथ में विषय को जोड़ करके आज पढ़ाने वाली मतलब चीज़ को आप बतलाते हैं, है ना। तो ऐसे में पूर्व ज्ञान को जोड़ने का जो आधार होता है वो प्रस्तावना होता है ना, पाठ्य योजना में। तो देखिएगा, इसलिए कहा कि पूर्व ज्ञान जो होता है ना, उनका हमेशा ज्ञात होता है और हम अज्ञात की ओर जाते हैं, ये शिक्षण सूत्र बिल्कुल सही है। और सरल से जटिल की ओर जाते हैं, जब हम कोई किसी चीज़ को समझाते हैं तो आपके आसपास के परिवेश का उदाहरण दे करके समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। फिर हम जटिल से जटिल कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, देखिएगा डायरेक्टली छोटे बच्चों को अमूर्त धारणाएं, पूजा क्या होती है, धर्म क्या होता है, आस्था क्या होती है, ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होता है ना। तो ये अमूर्त अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। इन अमूर्त अवधारणाओं को जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूर्त चीज़ों का आश्रय लेकर के बच्चों को बताते हैं। इसलिए मूर्त से अमूर्त की ओर भी यहाँ पर शिक्षण सूत्र है। तो यहाँ पर ज्ञान से वैराग्य की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान से वैराग्य तो तब होता है ना जब आपको मोक्ष प्राप्त करना हो, यहाँ पर शिक्षण सूत्र की बात कर रहा है ना। या आप लोग चाह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति हो, ठीक है। अभी कोई लुढ़कने की तैयारी मत करिए, ठीक है। लुढ़कना नहीं है इतने जल्दी, ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड वेव आ रहा है, संभलते जाइएगा, वैक्सीन लगाइएगा, ठीक है। मुझे भी 2 दिन फीवर आया है, लेकिन ठीक है, वैक्सीन जरूर लगाइएगा। वैक्सीन बहुत काम करेगा, क्योंकि मृत्यु दर को रोकने का काम करेगा। अगर आपको सपोज कोरोना लग भी जाता है तो आप लुढ़केंगे नहीं जल्दी, क्योंकि अभी मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है आपको, है ना, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, तीसवां प्रश्न है, सर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण आते हैं। सर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो सर प्रत्याहार में तीनों सकार आते हैं, ध्यान रखिएगा, श स श, ठीक है। ये 3 प्रत्याहार को हम क्या करते हैं, शर कहते हैं। और स स स ह को हम क्या कहते हैं, सल प्रत्याहार कहते हैं। और सल ही क्या होता है, उष्म व्यंजनों का बोधक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, एक बार कमेंट्स के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर जताएंगे, ठीक है। अब क्या करें, अब आप लोगों की आदत है मटर पनीर खाने की, है ना, तो अब हम तुमको घिया खिला रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसी घिया को आप मटर पनीर का स्वाद अगर
लेकर के खाएंगे तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की इच्छा है कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अब जब तक हमारे पास सुविधा नहीं है तब तक तो आपको इसी प्रकार से पढ़ाया जाएगा ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और 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 कोई बात, अगर कोई दिक्कत हो परेशानी हो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे अपडेट रहते हैं, ठीक है। और आप लोग यदि नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ ना, आपको फी दे करके भी ऐसी चीज़ों को पढ़ना, मतलब पढ़ने को और कंटेंट आपको प्राप्त नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको इस चीज़ को, ठीक है। और उसके बाद आंसर्स यहाँ रहे, ठीक है, आंसर यहाँ दिए गए हैं और आपको ये PDF अभी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़िएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। कम से कम प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2-3 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटा सा चैनल है ना, हम सभी बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय।